सॉलिड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सॉलिड स्टेट के इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए, बिकॉज ये वाला जो डिफेक्ट इन सॉलिड वाला टॉपिक है इट इज़ कम्प्लीटली थियोरेटिकल। ओके, और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, तो जब हम डिफेक्ट इन सॉलिड की बात करेंगे तो मेनली हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ओके, तो डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब समझ लो पहले कि डिफेक्ट का क्या मतलब है। तो आपको पता चलना चाहिए कि डिफेक्ट का मतलब है कि सॉलिड के अंदर क्या हो जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट ना होकर वो क्या हो जाए, थोड़ा इम्प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक मिसिंग हो जाए, या फिर उनका जो पर्टिकुलर पैटर्न है, सीक्वेंस है, वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो उसकी वजह से जो सॉलिड का आइडियल बिहेवियर है दैट विल डिस्टर्ब। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉलिड के अंदर आइडियलिटी खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड को। तो देखिए डिफेक्ट इन सॉलिड, तो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखूंगा कि डिफेक्ट इन सॉलिड का क्या मतलब है। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मल लाइक लेमन लैंग्वेज में लिख लीजिए आप, irregularities in the arrangement of constituent particles। ठीक है, इज कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेगुलरिटीज आ रही है। तो ये टर्म यहाँ पे कीवर्ड हो गया आप लोगों के लिए कि इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो ये हो गया डेफिनेशन डिफेक्ट का। अब हम बात करेंगे कि डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है ना, कि डिफेक्ट को हम लोग कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड। तो डिफेक्ट क्लासिफाई करना है आपको। ठीक है, कितनी कैटेगरी में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो मेनली यहाँ पे आप याद रखो दो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपका लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि एट गिवन पॉइंट, ठीक है, डिफेक्ट विल अकर। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट में डिफेक्ट होगा, और यहाँ पे लाइन डिफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो एंटायर रो ऑफ द सॉलिड इज डिफेक्टेड। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कशन इसके ऊपर हम ना भी करें तो भी चलेगा। तो ये दो क्लासिफिकेशन है कि अगर आपके पास में पूरी सॉलिड की लाइन खराब है या एक्सिस के अलोंग एटम का जो अरेंजमेंट है वो खराब है, तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। और अगर किसी पॉइंट पे दिक्कत है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम मिसिंग है या डिसलोकेट है, सो दैट विल बी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट हो गया, लाइन डिफेक्ट हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट को। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट डिफेक्ट इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है, सो हम लोग इसकी बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आ गया। तो
अब हम लोग इसकी भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट कैटेगरी है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। और थर्ड कैटेगरी है इसी के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स: स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया? देखो, irregularity in the arrangement of constituent particle of solid, that will be defect. ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, तो हम लोग 2 कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट डिफेक्ट ओनली। पॉइंट डिफेक्ट की 3 कैटेगरी है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज। तो ये आपका एक ओवरव्यू टाइप का हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इन सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहली कैटेगरी को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है, इसका नाम है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको कई बार पूछा भी गया है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, सो एम्पिरिकल फार्मूला रिमेन्स सेम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये पॉइंट एम्पिरिकल फार्मूला रिमेन्स सेम। एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बदलेगा। ओके, अब देखिए, तो डिफेक्ट यहाँ पे जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बदल रहा, तो इसमें भी हम लोग कैटेगरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को ऐसे देखो, ऐसे कर लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसको 2 तरीके से पढ़ रहा हूँ। अब समझना ध्यान से। ठीक है, 2 कैटेगरी में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक को लिखेंगे फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड्स, या बेसिकली हम सॉलिड की बात करें तो नॉन आयनिक सॉलिड लिख दे रहा हूं यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे है फॉर आयोनिक सॉलिड। ये 2 कैटेगरी हमने लिख दी। उसके बाद जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, और एक को बोलेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो एक तरफ हो गया वैकेंसी, एक तरफ हो गया इंटरस्टिशियल। जब हम आयनिक की बात करेंगे, ठीक है, तो आयनिक में हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं शॉटकी, ये बहुत फेमस है शॉटकी, और एक को पढ़ते हैं फ्रैंकल। क्या पढ़ते हैं? फ्रैंकल। ठीक है, तो शॉटकी हो गया और फ्रैंकल हो गया। देखो, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, एम्पिरिकल फार्मूला रिमेन्स सेम, तो इसका डिटेक्शन करना काफी मुश्किल होगा। For non-ionic solid we have vacancy and interstitial. For ionic solid we have Schottky and Frankel. ठीक है guys, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो 1 by 1 मैं इस वाले को क्लियर कर रहा हूँ ये साइड पे। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन आयनिक वाली कैटेगरी को। पहले डिस्कस कर लेता हूँ मैं क्विकली, क्योंकि ये आसान सा है। ठीक है, तो जल्दी से अगर हम डिस्कस करें इसको, तो देखिए, अगर मेरे पास वैकेंसी है, वैकेंसी डिफेक्ट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि सर्टेन वैकेंसी विल क्रिएटेड ड्यू टू डिफेक्ट इन द सॉलिड। सर्टेन वैकेंसीज का मतलब जैसे मान लो कि आपके पास में कोई ए एटम है, वो इस तरह से अरेंज हो रहा है, ठीक है, ए यहाँ पे, और कोई आयन तो है नहीं, तो देखो ऐसे कुछ पूरा ये अरेंजमेंट है सॉलिड का, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, अचानक से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एक अभी मैंने छोटा सॉलिड बनाया है, तो आपको यहाँ पे एक एटम मिस दिख रहा है, ठीक। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सम लैटिस साइट will be vacant, ठीक है, सम लेटेस्ट साइट विल बी वैकेंट। ओके, तो आपको यहाँ से एक चीज समझ लो कि सपोज सम एटम आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट, सो द डेंसिटी इफेक्ट द इफेक्टिव मास विल डिक्रीजेस, सो हम लोग कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। तो डेंसिटी सॉलिड का डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आप कहोगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चेंजेस, सॉलिड चेंज, ठीक है, कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक चेंज हो जाएगा, सर्टेन एक्सटेंट तक फिजिकल प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर सॉलिड में चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, these are the points which are important, आप इनको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ अब हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को समझते हैं, तो क्विकली उसको भी समझ लेते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यहाँ पे देखो इसको सॉरी, इसको समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया ए, इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है ए, ऐसे यहाँ पे आप दोबारा ऐसे बना सकते हो इस तरीके से। ये पर्टिकुलर सॉलिड है आपके पास, इस तरह का सॉलिड है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फॉरेन मतलब बाहर से एक छोटा एटम आएगा स्मॉल साइज का, और वो क्या करेगा, इस वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये क्या है आपका जो स्मॉल एटम है, ये स्मॉल एटम है, स्मॉल साइज एटम ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, ऑफ द सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। सिंपल है, समझ आ रहे हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो स्मॉल साइज एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट ऑफ सॉलिड। ओके, तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे भी पॉइंट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ए सब प्रेजेंट था, लेकिन ये एक फॉरेन एटम है जो बाहर से आया है, ठीक है। तो ये फॉरेन एटम है, बाहर से आया, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सॉलिड का मास तो बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज वही फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, चेंज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक ही बदलेंगे, ठीक है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या चीज है, ठीक है। आप वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को कंपेयर कर लीजिए।
वैकेंसी में क्या हो रहा है कि सम एटम विल बी मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट। इसमें क्या हो रहा है, कोई मिस नहीं हो रहा है, कोई फॉरेन आके आ रहा है। अब एग्जांपल जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन पढ़ाया था, उस टाइम मैंने कहा था कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। याद आ रहा है कुछ? तो उसमें क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल की बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, बट उनके बीच में हाइड्राइड या हाइड्रोजन जाके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आपने स्क्रीनशॉट और ये सब कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज को। सो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या फर्क है। दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी के अंदर डेंसिटी डिक्रीज होता है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। और ये दोनों डिफेक्ट कौन से वाले सॉलिड में अप्लाई होते हैं? नॉन आयनिक टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है, जिसमें आयंस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयंस जिसमें बनते हैं उसमें। तो एक साइड हम लोग लिखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, एक साइड इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और एक साइड हम इसका फ्रैंकल वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए तो पहले शॉर्टकी को देखते हैं। शॉर्टकी बेसिकली एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट ही है। शॉर्टकी इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने लिख दिया कि इट इज वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट ही है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा, यहां आपको ध्यान रखना है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वर मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट। मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट। ठीक है, लैटिस साइट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ओरिजिनल साइट से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या होंगे? मिस होंगे, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, बिकॉज शॉर्टकी डिफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं एक फोटो बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं NaCl की क्रिस्टल को। ठीक है, NaCl के रिस्पेक्ट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास Na+ है, फिर मेरे पास Cl- होगा। अल्टरनेट रहते हैं ना, हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा था। फिर मेरे पास ऑब्वियसली Na+ आएगा, फिर Cl- आएगा, फिर Na+ आएगा और फिर Cl- आएगा। कुछ इस तरह की स्थिति होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे Cl-। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ Na है तो यहाँ Cl है, क्योंकि ये अट्रैक्शन डेवलप करेगा ना। फिर यहाँ पे मैं Na+ बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है? Na+ आ रहा है। लेट इट बी लाइक दिस, Na+, फिर यहाँ पे Cl-, फिर यहाँ पे Na+, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Na+, this is Cl-, let's say this is a vacancy and this is again Cl-। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि किस तरह से वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से आपको एक एनायन मिस है और यहाँ से आपको एक कैटायन मिस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वर मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल साइट। ओके, तो यहाँ देखिए आप, अब हम क्या करेंगे
कि ऐसा कब होगा जब, देखो थोड़ा फनी टाइप में बताता हूँ कि जैसे ये और ये बंदे गायब हो गए, तो गायब कब होंगे जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उनकी सोच मैच करेगी, तब वो भाग जाएंगे, राइट। सॉरी, सो ये दोनों यहाँ से गए, इसका मतलब इक्वल नंबर में जाएंगे, और इनके बीच में साइज का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, लगभग थोड़ा सा सिमिलर टाइप का होना चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी सिमिलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट होगा ना, तो साइज डिफरेंस between cation and anion is very less. Anion is very less. साइज डिफरेंस बहुत कम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको याद रखना है यहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर is needed. So in order to show Schottky defect, ठीक है, मॉलिक्यूल जो सॉलिड है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े साइज वाले आइटम्स होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा आएगा, ठीक है। मान लो कि एक बहुत छोटा है तो वो कॉर्नर के मतलब जो वॉइड बनेगा उसके अंदर जाके छुप जाएगा, तो बहुत छोटे वॉइड में यानी कि ट्रायंगुलर वॉइड है तो उसके अंदर तीन ही लोग उसको टच कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज नीडेड इन दिस केस। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा भाई, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहोगे आप, चेंज हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो जाएगी चेंज हो जाएगी, इसको भी आप चेंज लिख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकी के बारे में यहाँ पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया कि शॉर्टकी में इस तरह से यहाँ से आपको एक एनायन मिसिंग है और यहाँ से एक कैटायन मिसिंग है, तो इक्वल नंबर में एनायन कैटायन मिस होंगे, उसके बाद में डेंसिटी कम हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाने के लिए साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज वेरी लेस, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली साइज कैसा होना चाहिए, लगभग सिमिलर टाइप का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज नीडेड। डन, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। Now we are going to discuss Frankel defect, ठीक है। तो Frankel defect में क्या हो रहा है कि एटम, स्मॉलर एटम, राइट, स्मॉलर एटम occupies interstitial site, ठीक है, स्मॉलर एटम। अब यहाँ पे देखो स्मॉलर एटम की बात हो रही है, स्मॉलर एटम जनरली क्या होगा भाई, जनरली कैटायन होगा, ठीक है, जनरली कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, इसलिए कैटायन होगा, ठीक है। अब फ्रैंकल एक टाइप का क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयनिक में फिर से मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसी को मैं बना रहा हूँ Na+, Cl-, Na+, लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें कि वो छोटा हो 9, ठीक है। तो मान लो कि Zns ले लेता हूँ मैं, Zn+2, ठीक है, S-2, Zn+2, S-2, Zn+2। So this is how arrangement is there। यहाँ पे S-2 आएगा, यहाँ पे वैकेंसी हो गया है, यहाँ पे S-2 है, यहाँ पे Zn+2 है, और यहाँ पे S-2 है। फिर से आप यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो, Zn+2, ठीक है, S-2, Zn+2, S-2, ठीक है, Zn+2।
इस तरीके से बना लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये खाली है, ठीक है, ये खाली है, लेकिन यहाँ का जो Zn+2 होता है वो मिस नहीं होता, गायब नहीं होता, वो क्या करता है, ये जो इंटरस्टेशियल साइट है इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, यही Zn जो यहाँ का हिस्सा है। तो इस वाले बंदे ने क्या कर लिया है, इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। सो Zn+2 कहाँ पर आ गया है, इंटरस्टेशियल साइट पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस, यहाँ पे साइज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, साइज डिफरेंस शुड बी हाई, शुड बी साइज डिफरेंस किसके बीच में, तो बिटवीन केटायन एंड एनायन should be large, है ना, should be large, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होगा तो अच्छा रहेगा, यानी कि जितना छोटा कैटायन होगा उतना अपने को बेनिफिट होने वाला है, राइट। ओके, अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो, यहाँ पे लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाई है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। अब देखो इस पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर, इस पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर कोई भी एटम ना तो बाहर जा रहा है ना बाहर का कोई अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्वियसली, सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर डेंसिटी नहीं बदलने वाली, बट इंटरस्टेशियल साइट ऑक्यूपाई करने की वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट, राइट। तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपको शॉर्ट की और फ्रैंकल में अगर डिफरेंस पूछे तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब फ्रैंकल डिफेक्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया है, अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट। और ये आपको तो पता है कि इस बार मतलब जी में पूछा गया है ये कि डिसलोकेशन डिफेक्ट कौन सा है, तो ये पूछा गया था which one is dislocation defect, तो it is Frankel, as simple as that, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल याद करो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल याद करने हैं तो आप याद करो ZnS, ठीक है, AgI या AgBr, ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स हैं। अब देखो मैं यहाँ पे AgBr को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं रीजन बता दूंगा। अब शॉर्ट की में भी कुछ एग्जांपल याद करने हैं आपको, तो शॉर्ट की के अंदर एग्जांपल याद कर लो, ठीक है, क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्ट की के अंदर एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर NaCl, ठीक है, KCl, इस तरह के एग्जांपल हैं, साथ में यहाँ पे AgBr भी है, AgBr, ठीक है। तो आप देखो AgBr यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो जेई ने यही इसी बात का फायदा उठाया, ठीक है। 2020 के अंदर ये भी पूछ लिया कि which compound will show both defect, Schottky as well as Frankel, आंसर सीधा सीधा AgBr आ जाएगा, ये प्योर एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। तो मेन फोकस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, सो दैट आप जेईई में क्वेश्चन को अटेंड कर सको, करेक्ट। तो ये बात हो गई हमारी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्विकली आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड कैटेगरी थी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सेकेंड कैटेगरी है अपने पास।
इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक, यहाँ पे देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक मतलब एम्पिरिकल फार्मूला विल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रख लो आप, एम्पिरिकल फार्मूला चेंज हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। डिफेक्ट होगा तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला बदल जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखिए इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है उसको हम समझते हैं पहले। तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटल एक्सेस, क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखो मेटल एक्सेस में क्या है, एक आयनिक सॉलिड आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी आयनिक सॉलिड है तो इसके अंदर क्या होगा, एक होगा केटायन, ठीक है, और एक होगा एनायन, ठीक है, केटायन एंड एनायन। तो ये जो केटायन होता है ना, केटायन ये क्या होता है जनरली मेटल, ठीक है, और ये क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है जनरली, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मेटल एक्सेस, यानी कि मेटल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेटल ज़्यादा होगा तो किस तरह से हम इसको समझेंगे, देखिए। तो देखो आपके पास एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे NaCl का सॉलिड है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वो NaCl का सॉलिड है, ठीक है, NaCl सॉलिड हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, कहाँ हीट कर रहे हैं, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से जो Na है, Na आयनाइज हो जाएगा, Na क्या करेगा, अपने आप को इस तरह से आयनाइज कर लेगा, Na गिव्स Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा है तो जो सरफेस में Cl माइनस है ये डिफ्यूज हो जाएगा, Cl माइनस क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा इसका। तो जब ये डिफ्यूजन हो जाएगा तो फाइनली Cl माइनस और Na प्लस ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaCl। और डिफ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रैप्ड, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ से Cl निकला है, ठीक है। तो Cl की जगह पे किसने ले लिया, जगह किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ठीक है। तो ये तरीका है, हीट करना है आपको सोडियम वेपर में NaCl क्रिस्टल को। तो Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस सॉलिड के अंदर आ जाएगा और Cl ऊपर आके NaCl बना लेगा, ठीक है। तो बेसिकली NaCl तो NaCl रहेगा, लेकिन Cl माइनस की जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और वो वैकेंसी की जगह पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सो लेट मी ड्रॉ अ फिगर सो दैट आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है, देन Cl माइनस, कुछ इस तरह के हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया है, ठीक है, लेट से ये वैकेंसी हो गया, दिस इज Na प्लस, Cl माइनस एंड Na प्लस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है, आसानी से। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो गया है, Cl यहाँ से निकला था, उसकी जगह पे कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं F सेंटर, क्या बोलते हैं, F सेंटर, ठीक है। तो ये F सेंटर है, या फिर इसको बोलते हैं फार सेंटर, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कलर सेंटर, क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। अब एक बात समझो कि ये सब वजह क्या है, कलर सेंटर या ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, विजिबल लाइट, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ से क्या होगा,
कलर डेवलप आ जाएगा, कलर विल डेवलप, है ना। तो कलर आपको दिखाई देगा, है ना। इस वजह से इसको कलर सेंटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से एफ सेंटर, फार्म सेंटर, कलर सेंटर इसको बोलेंगे, एफ सेंटर है ये, ठीक है। तो मेटल एक्सेस में एफ सेंटर डेवलप होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ एनआयन। एनआयन के प्लेस पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ट्रैप हो रहा है, ठीक है। इस वजह से कलर भी बन रहा है और ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर हो गई बात, इतनी बात आपको समझ आ गई किस तरह से ये चीज हो रही है मेटल एक्सेस में। अब मेटल एक्सेस में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नंबर ऑफ कैटायन है वो ज्यादा हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ एनायन से। जो एनायन है वो कम होंगे, ये ज्यादा होंगे। और फिर सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है आपको। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करोगे तो आप इस तरह से इसको देखोगे, करेक्ट बात है। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज और समझो कि वो चीज क्या है। जैसे आपने NaCl को एफ सेंटर डेवलप किया, ठीक है, एफ सेंटर डेवलप किया हीट करके, किसकी प्रेजेंस में, Na वेपर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये येलो कलर का बन जाता है, यहाँ पे येलो कलर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने LiCl को ऐसे सेम ट्रीट किया तो ये पिंक कलर का हो जाता है, पिंक, ठीक है। और अगर आपने KCl को ऐसा किया तो ये कैसा हो जाएगा, वॉयलेट कलर का। और आपको तो पता है कि कलर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर कभी भी कलर पूछ सकता है, क्योंकि वी एज ए ह्यूमन बीइंग लव कलर्स, राइट। तो हमको डेफिनेटली कलर अच्छे लगते हैं, तो कलर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सब कलर क्यों बदल रहा है, ड्यू टू एफ सेंटर, ठीक है। अब एक बात समझना कि एफ सेंटर के आने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन आने से फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला डिफेक्ट समझ में आ गया होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पूरा आइडिया है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब हम दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज आप इसमें एक और ऐड कर लेना, जैसे जिंक ऑक्साइड होता है वो भी इस तरह से आपको डिफेक्ट शो करेगा। तो जिंक ऑक्साइड को भी जब आप हीट करेंगे तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एफ सेंटर, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, ठीक है। एक ऐड कर लेना मेटल एक्सेस में, जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी, और उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एफ सेंटर मिल जाएगा। और उसकी वजह से जिंक ऑक्साइड किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मेटल डेफिशिएंसी, तो मेटल डेफिशिएंसी को समझते हैं, मेटल डेफिशिएंसी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल की कमी, मेटल कम होगा, ठीक है। तो देखिए आपने कभी कभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने इस तरह के कंपाउंड को देखा होगा, ठीक है, Fe93O, है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड में मेटल डेफिशिएंसी होगा, कैसे होगा देखिए। देखो Fe है ना, दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, ठीक है। तो जब इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे Fe कैसा है, +2 वाला है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये FeO है, फेरस ऑक्साइड है। लेकिन उसमें क्या होता है कि डिफेक्ट की वजह से कुछ Fe+3 आयन ट्रैप हो जाते हैं, कुछ Fe+3 आयन क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो देखिए आप एक चार्ज न्यूट्रलिटी को अगर थोड़ा देखो ध्यान से, तो अगर यहाँ पे 2 Fe+3 आ जाए तो उसके बदले में आपको यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ Fe+2, है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि मैं क्या करूँगा, 2Fe+3 रख दूंगा तो एक Fe+2 की जगह खाली हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो उस तरीके से मैं क्या करूँगा, मेटल डेफिशिएंसी को शो करूँगा। तो चलो फोटो बनाते हैं, है ना, पिक्चर बनाएंगे, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए अगर मान लो कि मैंने बनाया Fe+2 तो उसके करस्पॉन्डिंग O-2 आएगा, फिर Fe+2 आएगा, ठीक है, O-2 आएगा, Fe+2 आएगा, ठीक है, एंड O-2 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ बनाएंगे O-2, Fe+2, O-2 और यहाँ पे मैंने Fe+3 लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दिया, O-2, फिर यहाँ पे लिख दिया Fe+2, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे Fe+2 लिख दिया, O-2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने Fe+2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे O-2, यहाँ पे Fe+2 और O-2 इस तरीके से। अब यहाँ पे O-2 आएगा, ये मैंने खाली जगह छोड़ दी, ठीक है, और यहाँ पे O-2 लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पे एक और Fe+3 डाल दिया और यहाँ पे O-2 डाल दिया और Fe+2 डाल दिया, ठीक है। अब आप सवाल देना बात करो, अब क्या हो रहा है कि हमने क्या करा, 2 Fe+3 डाल दिए और एक खाली कर दिया, तो बराबर हो गया ना भाई। यहाँ देखिए आप, अगर आप 2 Fe+3 डाल देते हैं तो बेस कायदे से 3 Fe+2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो 2 Fe+2 है, 1+1 यहाँ से एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, 1+1 यहाँ से एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, तो वो Fe+2 की इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो कैटायन है वो थोड़े कम हो जाएंगे। दैट्स वाई फॉर्मूला ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, मेटल डेफिशिएंसी हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस टाइप का डिफरेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसा हो रहा है, नॉन स्टैकियोमेट्रिक फॉर्मूला हो रहा है, तो नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफरेंट इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ आने होगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ऐसे कुछ कुछ और पॉइंट आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। आपको बोलेगा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2 आयन इन Fe0.93O, इसमें आपको बोलेगा। तो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सॉलिड स्टेट में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। तो यहाँ पे क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस Fe को हम ऐसे लिख रहे हैं, Fe93 ऑक्सीजन 100, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने ये कह दिया कि मान लो इस पूरे 93 के अंदर Fe+2 भी होंगे कुछ और कुछ Fe+3 भी होंगे, सही बात है। तो Fe+2 को मैंने बोला कि यार ये x है, तो ये वाले कितने हो जाएंगे, 93 माइनस x होंगे कि नहीं। तो बस आप यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, कैसे लगाओगे, x के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 2, 93 माइनस x के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 3, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का 2, ऑक्सीजन है कितने 100 और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर, कोई दिक्कत, समझ आ गया है। यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का x, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 79 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 79, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज ऑफ Fe+2, तो कितना आएगा, आप कहोगे Fe+2 है तो 79 और कितने में से, 93 में से इंटू 100 करो, तो ये आ गया आपका Fe+2,
और अगर आपको परसेंटेज Fe+3 चाहिए तो कुछ नहीं करना, 100 माइनस ये वैल्यू कर लो, ठीक है। मान लो ये x आया तो यहाँ पे x रखते तो ये Fe+3 आ गया, कोई दिक्कत। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगा के आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ये मेटल डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नाउ हम लोग क्विकली क्या करेंगे, हम लोग क्विकली इम्प्योरिटी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट है थर्ड कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ फॉरेन जो कैटायंस होते हैं वो आ जाते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे अपन ने इसको क्लियर करना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि सम इम्प्योरिटीज विल गेट एडेड। जैसे अपने पास में NaCl का एक क्रिस्टल है, इसके अंदर हमने क्या करा, SrCl2 कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये इम्प्योरिटी हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, Na+ Cl- Na+Cl- और यहाँ पे एक खाली जगह Cl- Na+, Cl- Na+ और Cl-। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लो Sr+2 आ गया, फिर Cl- Na+, Cl- Na+। तो देखो नेट चार्ज तो यहाँ पे बैलेंस होगा, क्योंकि 1+ यहाँ का और 1+ यहाँ का, दोनों +2 हो गए, है ना। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे Na+ होगा, यहाँ पे Na+ होगा अगर प्योर होता, लेकिन इम्प्योरिटी है Sr+2 की, तो यहाँ पे Sr+2 क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक लॉजिक समझना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको क्या समझना है कि नंबर ऑफ Sr+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर आप बोल दोगे कि नंबर ऑफ Na+ which are missing, ठीक है। तो ये आप थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी हो गई। अब जैसे कई बार जैसे अपने पास में एक और है, जैसे AgCl है, ये क्रिस्टल है, हमने क्या करा इसके अंदर लेट्स से CdCl2 कैडमियम वाला डाल दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे भी क्या जनरेट हो जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कोई दिक्कत, क्लियर हो गई बात एकदम से, है ना। तो क्विकली मैं आपको समरी बता देता हूँ, ठीक है। जो डिफेक्ट है वो क्या है, इम्परफेक्शन है या इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं बदलता है, उसमें हम नॉन आयनिक कंपाउंड होते तो बोलते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और अगर हम आयनिक बोलते हैं तो फ्रेंकल और शॉटकी। उसके बाद में हमारे पास में आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें एक मेटल एक्सेस है और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस को मैं बता देता हूँ, मेटल एक्सेस को F सेंटर का नाम भी दिया जाता है, कलर सेंटर भी है, वो वाली सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है, जो कि अभी रिसेंटली हमने कवर किया है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये डिफेक्ट इन सॉलिड क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ये थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि JEE, नीट सभी एग्जाम जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग जो अगला लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है उन सबको हम लोग कवर करेंगे।